से तालियां। क्या चलो हेलो कैसे बोले कोई जरूरत पड़ने लगे ना हंसने को कर देना। दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज ये जो प्रोग्राम आपने किया है, देखने वालों को तो बहुत आसान लगती है चीजें जब आदमी इनको देखता है, लेकिन जो मास्टर होता है, स्टूडेंट होता है, या मस्जिद में जो इमाम है, हाफिज जी है, जब वो बच्चों को तैयार करता है, इसके ऊपर बहुत मेहनत होती है। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन वो लगातार मेहनत करता है, सुबह शाम दोपहर में। जब ये मासूम बच्चे उस प्रोग्राम को रटते हैं, याद करते हैं, और फिर आप लोगों के सामने बीच में आके वो दिखाते हैं। माइक पे जब बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनके भी हाथ पैर कांपते हैं, और ये मासूम छोटे छोटे बच्चे अपने देश के लिए इन्होंने अच्छे तराने पढ़े हैं। आज 26 जनवरी का दिन है। आज ही के दिन हमारे देश के अंदर संविधान लागू होता है, बड़ी खुशी का दिन है। आज ही के दिन हमारा हिंदुस्तान गणतंत्र राज्य भारत बना था, जिससे हम सबको बड़ी गर्व और गौरव के साथ खुशी होती है कि हम अपना सभी काम अपनी आजादी के साथ कर सकते हैं। जिस महान पुरुषों की वजह से हमें ये आजादी मिली है, इतनी आसान नहीं मिली आजादी हमें। इस दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस संविधान को लिखा था, अलग अलग देश में जाकर के उन्होंने अपनी जो डिग्री हासिल की थी ये संविधान लिखने के लिए, वो इतनी आसानी से मन नहीं मिली। छुआछूत का जमाना आया करता था, उस टाइम बहुत दिक्कत का सामना करके उन्होंने पढ़ाई की। जिन्होंने संविधान लागू कराया, 32 डिग्रियां थी उनके पास, अलग अलग देश में जाके उन्होंने पढ़ाई पढ़ी है। आज जिसके पास 1 डिग्री 2 डिग्री होती है वो फूल के समाया नहीं पाता। हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने ये संविधान लिखा, उनके पास 32 डिग्री थी। जब उन्होंने ये संविधान लिखा है, इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर लागू किया गया है, जिससे हमें आजादी मिली है। वो हमें जीने का हक सिखाता है, वो पहनने का हक सिखाता है, वो हमारे जीवन को आजाद करने का हक सिखाता है। हमें कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, हम उसके लिए आजाद है। जब हम गुलाम हुआ करते थे तो ये आजादी हमारे लिए नहीं थी। इसीलिए 1950 के अंदर हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ था। उसको याद करके जब भी 26 जनवरी आती है तो उस दिन को हम याद करते हैं, उसी की खुशी के अंदर हम ये दिन मनाते हैं, जिसको 26 जनवरी हम कहते हैं। टिक्के नहीं बैठा जाता। हाफिज साहब जो हमारे आपकी कॉलोनी के अंदर, बस्ती के अंदर यहाँ बच्चे पढ़ाते हैं, इन्होंने 15 अगस्त का एक प्रोग्राम किया था, उसके अंदर भी मैं आया था। और कल शाम के टाइम मेरे पास इनका कॉल आया, जाना मुझे बाहर था गई, मैं वहां नहीं गया, अचानक इनका फोन आया, मैं यही रुका हूँ। छोटे जितने लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे उसमें जाने में बड़ी खुशी होती है। आज सुबह मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है रसलापुर, वहां एक कार्यक्रम था, वहां से फोन आया, मैंने पहले वो अटेंड किया। उसके बाद फिर एक सनोली है, वहां शाम के टाइम वो मुझे मिले, उन्होंने कहा मैं वहां गया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, गुस्ताखी की माफी, आपके बीच थोड़ा लेट जरूर आया हूं, नहीं तो और भी जल्दी मैं पहुंचता।
और आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, बस्ती वालों का भी और प्यारे बच्चों का भी, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, और इमाम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे यहाँ डॉक्टर जी बैठे हैं। मेरे गांव बापोली में 20 साल तक अपना क्लिनिक चला गए, बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर है, इनका एक नाम था मेरे वहाँ। आज मैं पहचान नहीं सका, लेकिन बात जब हुई तो पता लगा डॉक्टर वंदना जी जो है, इनके नाम से एक हॉस्पिटल चला करता था मेरे गांव में। बहुत अच्छी डॉक्टर है। और बड़े दुख की बात यह है कि अकेला एक बेटा था इनका। परिस्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, घटना कहीं भी घट सकती है। उसका एक्सीडेंट मेरे गांव में हुआ ट्रैक्टर के साथ मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ। ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हुए, लेकिन मालिक ने उसको जिंदगी बख्शी, वो बच्चा बच गया। फिर डॉक्टर साहब किसी कारण से पानीपत आ गए, अपना मकान कोठरी थी वहां पे इनकी बेच करके। पता नहीं यहाँ भी एक एक्सीडेंट हुआ, उस बच्चे ने यहाँ की कामयाबी की, BMSc की उन्होंने। वो पढ़ाई पढ़ने के बाद कोई हादसा हुआ जो हमारे बीच नहीं है। मालिक उसकी आत्मा को शांति दे। और डॉक्टर साहब के जो घरवाले थे वो भी इस दुनिया में नहीं है, उनकी भी आत्मा को मालिक शांति दे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर है। और अभी बात कर रही थी कि ये आपके यहाँ कोई अपना क्लिनिक डालना चाहती है, तो मैं भी डॉक्टर साहब से सलाह दूंगा, आप डॉक्टर साहब यहाँ अपना क्लिनिक डाल लें, इनको जरूरत भी है। और आप ईमानदार आदमी हैं, ऐसे आदमी की इनको जरूरत है। ये आपसे जुड़ के चलेंगे और जितनी मदद हमसे होगी हम भी आपकी करेंगे, और ये भी फुल सपोर्ट आपको करेंगे। आपको आपके बच्चे जैसा प्यार, आपके भाइयों जैसा प्यार इनसे मिलेगा। मैं ये गुजारिश भी करता हूँ और कामना भी करता हूँ, और ऐसा मुझे विश्वास भी है कि इतने अच्छे लोग हैं यहाँ, ये सारा ऐसा करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा भारत देश आज के दिन वो पहले वाला भारत नहीं रहा, आज का मजबूत भारत है। देश आज ऐसे मजबूत हाथों के अंदर है जिसके अंदर आपको भी गर्व और गौरव है। जब मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री किसी देश के अंदर जाते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। जब वो पहले हाथ मिलाया तो क्या करते, वो कतराते थे हमारे देश से, दूसरे देशों के लोग। आज वो चल करके बड़े मान और सम्मान के साथ, बड़े गर्व के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब रिसीव करने के लिए जाते हैं, वहां के प्रिंस, वहां के राष्ट्रपति, तो हमें भी गर्व होता है और गौरव होता है। आज हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, चाहे वो मिसाइल है, आधुनिक हथियार है, एक से एक आधुनिक हथियार हमारे देश के अंदर खुद बनने लगे। परमाणु की बात की जाए, पहले हम बड़े डरा करते थे। छोटा सा देश, हमारे पड़ोस का देश जब कभी धमकी देता था तो हमें डर लगता था कि उसके पास तो परमाणु है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। अगर कोई परमाणु छोड़ दिया तो हमारे देश का क्या होगा। आज किसी की औकात नहीं है। अगर वो थोड़ा सा पटाखा छोड़ता है तो हम उसको भेज के वापस भगा के बता देते हैं कि तेरी औकात तेरे घर में आके बताएंगे। और वो औकात अभी दिखाई है हमारी 2 शेरनियों ने। हमारी जो 2 बेटी थी, उन्होंने आज वो दिखाया भी आपको देश के सामने वो चीज है। जब उन्होंने ड्रोन डाले हमारे यहाँ तो गलती कर बैठा, तो घुस के उसके घर में जाकर उसको सबक सिखाने का काम हमारी बेटियों ने किया है। बेटों की तो अगर जरूरत पड़ेगी तो सोपड़ा ही साफ हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। आज आपका देश मजबूत हाथों में है और हमारा देश 140 करोड़ की जनसंख्या है। 20-20 करोड़ वाले, 5-5, 10-10 करोड़ वाले समझा कि पता नहीं हम के तीर मार खाए। उनको ये नहीं पता कि जितनी उनकी खुद की आबादी है इतनी तो हमारे पास सेना है। आप सभी को गर्व होना चाहिए। इतने ईमानदार प्रधानमंत्री हर टाइम, हर वक्त
अपने देश के हर एक नागरिक के बारे में सोचते हैं कि मेरा देश कैसे तरक्की करे, मेरा देश कैसे विकसित होकर आगे बढ़े, मेरा देश कैसे रोजगार में आगे बढ़े। जैसे ही पहले कांग्रेस पार्टी थी, उसके अंदर जो प्रधानमंत्री होया करते थे, उस टाइम हमारे देश के अंदर इतने संसाधन नहीं थे जो आ जाए, इतने रोड नहीं थे जो आ जाए। आज आप अगर 15 किलोमीटर के अंदर चलोगे तो नया एक रोड आपको किसी न किसी स्टेट से जोड़ने वाला मिलेगा। अगर रोड हमारे यहाँ के अच्छे होंगे तो रोजगार बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, और वो काम आज हमारे देश के अंदर हो रहा है। आप भी देख रहे हो, बंगाल के लाखों की तादाद में हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर हैं, क्योंकि ये अपना देश तरक्की कर रहा है, अपना स्टेट तरक्की कर रहा है, तभी भाई यहाँ हम रोजगार कर रहे हैं। और अगर हमारे यहाँ फैक्ट्रियां होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, तो वहां से हमें भी रोजगार मिलेगा और हमारे भाइयों को भी रोजगार मिलेगा। और जब हम अपने देश के संसाधन पर मजबूती से काम करेंगे ना, तो विदेशी जो लोग हैं वो हमारे से सामान भी खरीदेंगे, उससे हम आर्थिक तौर से भी मजबूत होंगे। मेरी आप सभी लोगों से यह अपील है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उससे लोग जो है ना, हिंदू मुसलमान का डर दिखा के, जाति का मजहब का डर दिखा के, कहीं ना कहीं कोई गलत काम करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम इन दिमागदार लोग हैं, अपनी सोच से सोचे हमारे लिए कौन अच्छा कर रहा है। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई थी, वो किसी मुसलमान का, किसी हिंदू का, किसी सिख का, ईसाई का, बौद्ध का भला करना चाहती है, किसी का बुरा नहीं करना चाहती। अगर वो बुरा करती तो 2014 में जब लोगों ने नारा दिया कि ये अगर मोदी आ गया, ये देश में मुसलमानों को यहाँ से निकाल देगा, चीर देगा, मार देगा, और पता नहीं कैसी कैसी इन्होंने गलत अफवाहें चलाई। 2014 से सरकार है, किसी भी मुसलमान भाई ने कोई परेशान नहीं है क्या? करता कोई परेशान? अगर कोई परेशान करेगा, कानून सबके लिए बराबर है, तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की जनसंख्या है, इतनी तो पाकिस्तान की खुद की भी नहीं है, उससे 2 करोड़ ज्यादा हमारा एक छोटा सा प्रदेश है, उसकी जनसंख्या है। कानून के बहुत बुरे हालात थे दूसरी सरकारों के अंदर, बेटी सुरक्षित नहीं थी, घर वाले सुरक्षित नहीं थे, फैक्ट्री वाले सुरक्षित नहीं थे, दुकानदार, पेट्रोल पंप वहां सुरक्षित नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार आई, आज वहां बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एरिया के जितने भी लोग हैं वो सब अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारी बहन बेटी जो पढ़ने जाती है वो सुरक्षित महसूस कर रही है। कानून का राज है, गुंडा राज खत्म कर दिया, ऐसे ही देश के अंदर से खत्म कर दिया। जैसे ये गुमराह करते हैं ना, इनकी बातों पर मत जाया करो। आयुष्मान की अगर योजना मिलती है तो आप देखना, उसके अंदर अगर सरकार हमारे खिलाफ होती, मुस्लिमों के खिलाफ होती, तो 80-90% इसका लाभ मुसलमानों को मिल रहा है और बड़े लेवल पे मिल रहा है। अगर किसी को अचानक कोई हादसा हो जाता है ना, कई लाख का ऑपरेशन होता है उसमें, अगर हमारे अंदर आयुष्मान हमारे पास है तो वो इलाज हमारा बिल्कुल मुफ्त है। ये भड़काना चाहते हैं क्या? हिंदू मुसलमान देख के आयुष्मान बनाए किसी के? बनाए क्या? उन्होंने सिर्फ इंसान देख के बनाए जिसको जरूरत है, क्योंकि के आज के टाइम एजुकेशन की जरूरत मुसलमान को ज्यादा है। गरीबी के हालात में आर्थिक तौर से मुसलमान कमजोर है, तो उन्होंने देखा हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत सोचते हैं, उन्होंने हमारी मदद करने के लिए आयुष्मान योजना चलाई। अब एक पहले होती थी योजना मनरेगा, उसका नाम बदल दिया जी राम जी। उस योजना के अंदर 90 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का कर दिया। नई सोच के साथ वो रोजगार देने की काम करते हैं। नई सोच के साथ जब बीपीएल राशन कार्ड ऑफलाइन टाइम होते थे, तो बड़े बड़े घराने के जितने जमींदार लोग हैं, गिने चुने एक गांव में 8 से 10 राशन कार्ड होते थे। वो किनके होते थे? वो भी बड़े लोगों के होते थे। गरीब लोगों को उसका भी लाभ नहीं मिलता। आज ईमानदारी से बताओ, सच्चाई के साथ बताओ, गरीब लोगों के घर घर जाकर राशन कार्ड है या नहीं है? बीपीएल कार्ड किसके है भाई? गरीब लोगों के।
कोरोना टाइम में हमने पता लगा जब किसी के आर्थिक जो डेली की रोजमर्रा की जो मजदूरी थी ना वो नहीं कर सके, तो जब पता लगा इसका कि कितना बड़ा फायदा है घर बैठे जिसकी फैमिली में, अब मुस्लिमों में तो भाई पॉपुलेशन भी ज्यादा है ना तो राशन भी ज्यादा मिलेगा। जिसके यहाँ 7 बच्चे हैं 35 किलो आ गया, यूनिट जिसकी 7 है 35 किलो उसको अनाज चावल दिया, साथ में उसको तेल 2 किलो फ्री, चीनी फ्री और भी बहुत सारी चीज। तेल का कुछ छोटा सा अमाउंट था 50 या 60 रुपए, वो दियो और 2 किलो तेल फ्री लेकर जाओ आप। तो गरीब की मदद करने का जितना भी संभव आदरणीय प्रधानमंत्री सोचते हैं, हमारे देश के जितने स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो सोचते हैं। और ये सरकार इतनी बड़ी सरकार कैसे बनी, ये पार्टी इतनी बड़ी पार्टी कैसे बनी, इसका एक एक कार्यकर्ता छोटी छोटी रिपोर्ट अपने पड़ोस की, मोहल्ले की और गलियों की रिपोर्ट देता है। जब ये देश में इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, ये पार्टी सबको मान सम्मान देती है। कांग्रेस के अंदर होता था इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेगी तो राजीव गांधी उनका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, सोनिया गांधी को बनाएंगे तो परिवार से फिर राहुल गांधी को बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये पूरे देश की पार्टी है और सभी मजहब की और सभी धर्म की पार्टी है, हर धर्म को साथ लेकर चलती है। यहाँ अगर राष्ट्रपति की जरूरत होती है ना तो अनुसूचित जाति से उठा के किसी को भी ले आए, रामनाथ कोविंद को उठा के लेकर आए बेचारे को, उनको राष्ट्रपति बनाया। अब देखो जब महिलाओं का सम्मान करने में हमारी पार्टी सबसे आगे रहती है। द्रौपदी मुर्मू एक पिछड़े वर्ग की महिला, आदिवासी महिला, उसको ले आए, वो देश की राष्ट्रपति बनाई। एक ऐसा कार्यकर्ता जो नितिन नवीन बड़े पदाधिकारी के साथ सेल्फी लिया करता था, ऐसे बैठने की उसको कुर्सी की, उधर बड़े पदाधिकारी बैठे ना तो कार्यकर्ता इधर बैठते जैसे आज यहाँ पर हम बैठे हैं, वो ऐसे सेल्फी ले रहा है। आज उसको उठा के ले गए नरेंद्र मोदी, भाई जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और शीर्ष नेतृत्व, तो उन्होंने नजर लगाई, 8-9 महीने तक देखते रहे किसको लेकर आए, कहां से लेकर आए। ईमानदार की जरूरत है यहाँ। एक छोटे से कार्यकर्ता को बिहार से उठा के ले आए और देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है। तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है भाई, किसी और पार्टी के यहाँ संभव नहीं है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर ये बात इसलिए कहने की जरूरत पड़ रही है कि हमें ये भटकाते हैं, भड़काते हैं, गुमराह करते हैं। आपके प्रदेश के अंदर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी संघ के प्रचारक थे, संघ के लिए काम करते थे। जिस टाइम इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जब सरकार में आई, मुख्यमंत्री देख रहे थे किसको बनावे। कैप्टन अभिमन्यु जी का नाम चला, अनिल विज जी का नाम चला, और भी बहुत सारे चेहरे थे, उन लोगों के नाम चले। तो भारतीय जनता पार्टी तो अलग करती है भाई, ईमानदार की जरूरत है। ईमानदार व्यक्ति को लेकर आए जिसके परिवार से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको देश से लेना है। मेरा देश कैसे मजबूत हो, मेरा देश कैसे तरक्की करे, कैसे आगे बढ़े। इससे खर्ची पर्ची का जो माहौल इतना खराब कर रखा था नौकरियों का, इसको हम कैसे कंट्रोल करें। भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक सिपाही को, सच्चे कार्यकर्ता को आगे लेके आई। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने अपने कार्यकाल में आप लोगों को दिखाया कि बिना खर्ची, बिना पर्ची गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है जिसको पैसों की जरूरत नहीं है। गरीब बच्चे को कैसे आगे बढ़ावे और उसको रोजगार कैसे दें, यही चिंता करती है 24 घंटे। हमारे संगठन का यही दायित्व है और यही काम करता हो, इसी पर फोकस रखता है। किस कॉलोनी के अंदर कितने गरीब लोग हैं, कहाँ एजुकेशन की जरूरत है, और जो एजुकेटेड लोग हैं उनको कैसे नौकरियों तक भेजा जाए। ऑनलाइन का काम कर दिया। पहले बैंक में खाते अगर खुलवाया, पैसे डलवाने थे, बैंक में जाओ वहां पैसा लगेगा। हर आदमी को फोन पे से जोड़ दिया, खुद ही डाल लो अपने घर। ये बेचारे प्रवासी मजदूर जाया करते, लो जी 5000 डाल दियो, गलत डल गया, जो डल गया है।
अब तो क्या है, सबके हाथ में टच मोबाइल है, घर घर तक है। ये मोदी जी की देन है, कांग्रेस ना लेगा थी। कांग्रेस ने तो अडानी अंबानी को दे रखे थे, बस वो एयरटेल वाले या बड़े उद्योगपति के पास थे, अपने हमारे पास नहीं थे। आज तो जो फेरी करने वाला है ना, रिक्शा बेचने वाला, वो भी बताते हैं जी फेरी में इस गली में बेच रहे हूँ। हम भी कहते हैं अमरूद लेकर आइए भाई मेरे यहाँ ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। नायब सिंह सैनी को नीचे से उठा के लेकर आए, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आज हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री ईमानदार है, सबसे मिलता है, घमंड नाम की चीज नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, इस बारे में बात करने का मौका नो आपसे पड़ गया कि अब 26 जनवरी या 15 अगस्त में टाइम लगेगा। आने वाला टाइम बंगाल के अंदर चुनाव है और यहाँ ज्यादातर लोग बंगाली भाई और बंगाली बहनी है, सभी वही बैठे हैं ना, ज्यादा लोग। आवाज सुन रही है क्या जी? तो बंगाल से रहने वाले ज्यादा है क्या? हाँ जी। तो बंगाली भाइयों, ये स्टेट भी आप ही भाइयों के लिए है। आप दिल से काम करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई गलत काम करे, एक बार फोन करा दियो, हम आपके साथ खड़े हैं, पार्टी आपके साथ खड़ी है, गलत नहीं होने देगी, ठीक है ना? आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है, आप जिस प्रदेश में रह रहे हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई गलत हो रहा है क्या आपके साथ? कोई पैसे फैक्ट्री वाला मारता हो आपके? ये सब लोग ईमानदार हैं, ना आपके पैसे मारेंगे और ना आपके साथ कोई गलत करेगा। हाथ जोड़ के यह रिक्वेस्ट है, आपके बंगाल के अंदर हमारे प्रभारी लगाए हुए हैं भूपेंद्र यादव जी, कैबिनेट मंत्री। जो पर्यावरण डिपार्टमेंट है ना, जिसका मैं हरियाणा स्टेट का चेयरमैन हूं, उस पर्यावरण के कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के भूपेंद्र यादव जी वहां के प्रभारी लगाए हैं, ईमानदार आदमी है। और जिनको आप जानते हैं, जो हमारे दिलों की धड़कन, हमारे पानीपत की आन बान शान, मेरे बड़े भाई संजय भाटिया जी, हुगली एक जगह है, उस जोन के वो प्रभारी लगाए हैं। जो हिंदुस्तान की जीत आप लोगों ने एक वोट डाल के उन तक दर्ज कराई थी, दूसरे नंबर की जीत उन्होंने प्राप्त करी थी, वो संजय भाटिया जी, जिन्होंने अपना त्याग दिया अपनी सीट के लिए। ईमानदार मुख्यमंत्री जो हमारे होते थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी नायब सैनी के लिए। और संजय भाई ने इतना बड़ा त्याग दिया, अपनी सीट छोड़ दी ईमानदार मनोहर लाल के लिए, उनको भी वहां का प्रभारी लगा रखा है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी आपके वहां चुनाव होगा, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को डालना। आपके कोई भी काम वो नहीं रोकेंगे, वो सरकार आपके लिए कुछ अच्छा करना चाह रही है। आपको पानीपत फैक्ट्री में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फैक्ट्री आपके लिए हम वहां खोलना चाह रहे हैं, ये रोजगार आपको आपके घर में देना चाह रहे हैं। जैसे हम अपना रोजगार करके अपने घर जाते हैं, तो आप लोगों की भी ऐसी मंशा है, आप भी चाहते हो कि हमें बंगाल से बाहर ना आना पड़े। यह मजबूरी है, गरीबत है, उन लोगों की दोहरी सोच है, उन लोगों की गलत सोच है, उसके कारण आप लोगों ने वहां से भटक के वहां कुछ और दिखा के झूठे सच्चे मुसलमानों के हमदर्द बन के वो वोट ले लेते हैं आपसे, टीएमसी वाले। बचना उनसे, अपना भविष्य तय करो। ये जितने इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं ना, ये आपके वहीं जाकर फैक्ट्री लगा देंगे, क्योंकि जब ईमानदार सरकार काम करेगी, अच्छा रेट देगी, तो काम कौन कहाँ करेगा? जहाँ अच्छा रेट मिलेगा, जिस फैक्ट्री में अच्छे दाम मिलेंगे, सभी लोग वहां जाओगे। आप लोग, मेरी विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आप अपना हिस्सा उसमें दें। आप लोगों को आपके घर के अंदर रोजगार मिलेगा और आपकी फैक्ट्रियां वही खुलेंगी बंगाल के अंदर। हमारी बहन बेटियों को वही काम करने का मौका मिलेगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। कंबल की फैक्ट्रियां वही खुलवाएंगे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वही जाएंगी आपके वहां, कारों की फैक्ट्रियां जाएंगी। जैसी हमारे यहाँ रिफाइनरी है पानीपत के अंदर, ऐसी रिफाइनरी खोलने का काम सरकार वहां सोच रही है कि हम अपने बंगाली भाइयों के लिए कैसे अच्छा करें। आप लोगों को बदनाम करने के लिए
कुछ बांग्लादेशी हमारे बीच में आए हुए हैं, उनसे आपको भी सावधान रहना है। अगर कोई ऐसा बांग्लादेशी आदमी, घुसपैठी आदमी जो बिना बताए उस देश से इस देश में रहे, इसका नुकसान करने के लिए, उसका आपको भी ध्यान रखना है। आपका भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। उस आदमी से बचना। बंगालियों के लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपका देश है, आपका मुल्क है, आप हमारे देश के वासी हो। आपका भी उतना ही अधिकार है जितना मोदी जी का अधिकार है, उतना ही आप लोगों का भी अधिकार है। जितना मोदी जी के वोट का ताकत है, उतनी ही आप लोगों के वोट की ताकत है। इस ताकत को ताकत बना के भारतीय जनता पार्टी का जो भी आपका वहां का कैंडिडेट होगा उसको डालने का काम करना। मैं भी बात आपके बीच में जरूर वहां भी जाऊंगा, बंगाल में पहुंचूंगा आपके बीच में, और आपके बंगाल से भी कुछ लोग यहाँ पानीपत में होंगे। आप लोगों ने मैं बुलाऊंगा, एक दिन आपका अच्छा प्रोग्राम रखेंगे। एसपी साहब को भी बुलाओगे, डीसी साहब को भी बुलाओगे, जो मंत्री है सरकार के यहाँ 24 घंटे युवा सोच को बढ़ावा देने वाले और युवाओं के लिए सोचने वाले। पिछली बार भी एक गुलाम भाई आया था, जब कोई दिक्कत यहाँ चल रही थी ना, आपके यहाँ बंगाली भाइयों को दिक्कत हो रही थी, गुलाम सरवर उधर से आया था, तो महिपाल डांडा जी ने एक कार्यक्रम किया था। उस दिन भी वो आपके साथ खड़ा था और आज भी साथ खड़ा है। महिपाल जी को भी बुलाऊंगा मैं, कृष्ण जी है, संजय जी है, तो सबको बुलाएंगे, एक कार्यक्रम रखेंगे जिसमें वो आप लोगों को समझाओगे। आपकी अगर कोई समस्या है आप मेरे तक बता सको, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उस समस्या का निस्वार्थ समाधान हो, बिना पैसे के समाधान हो। कोई भी आपकी ऐसी समस्या हो मेरे तक बता सको। कोई मेडिकल की समस्या है, किसी के बच्चों को पढ़ने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, या कोई उससे भी अलग समस्या है, कोई पुलिस वाला तंग करता हो नाजायज, कोई फैक्ट्री वाला पैसे ना देता हो, कोई ठेकेदार आपको परेशान करता हो, अगर कोई जेन्युइन ऐसी समस्या है तो हम आपके साथ खड़े हैं। घबराने की कतई जरूरत नहीं है। आधी रात भी फोन करोगे, मेरा घर यहाँ था 15 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं स्टेट का चेयरमैन जरूर हूँ, लेकिन आपके साथ खड़ा हूँ। 15 मिनट ही लगेंगे आने में, कोई परेशान नहीं करेगा। ईमानदारी के साथ फिर एक बार मैं आपको आज 26 जनवरी की इस स्वतंत्रता गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत आपको बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो बच्चे जिनों का प्रोग्राम हुआ अभी तक, पहले लड़की आ जाओ। दो जनी आए, दो अरमानों के फूल खिलाए, पहले वो आए उसके। दो जने आते रहे।